أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रमज़ान मुबारक है, आज 7वां और पयाम रमज़ान की एक और नशिस्त के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपका रमज़ान मैं रोज़ कहती हूँ अच्छा गुजर रहा। अगर हम हमेशा दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो बाबरकत महीना है हमारे लिए रहमतों और बरकतों का बाइस बने। लेकिन आज चूँकि हमारी ट्रांसमिशन में आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो हम इस ट्रांसमिशन में ख़वातीन के हवाले से भी बात करेंगे। इस्लाम ने जो ख़वातीन को एहतराम, जो हकूक़ और बुलंद मकाम अता किया है, वो किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे के लिए असूलों से कहीं ज़्यादा जामे कहा जाए और मतवाज़न कहा जाए तो गलत नहीं है। कुरान और हदीस की बात की जाए तो ख़वातीन को माँ, बीवी, बहन, बेटी के तौर पर ख़ुसूसी अहमियत दी गई है और वो तमाम हकूक़ भी दिए गए हैं जो एक महज़्ज़ब और एक मुनसिफ़ाना माशरे की बुनियाद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में क्या ख़वातीन को वो मकाम व मर्तबा मिल रहा है, वो मौक़े मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए हैं, और क्या ख़वातीन को तालीम, रोज़गार, सियासत, सेहत और दीगर शोबों में भी जो बराबरी है वो हासिल है, और क्या हमने ख़वातीन के साथ जो होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं या तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो एक फ़र्क है, उसको ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं या नहीं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और इसके साथ साथ ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होना भी जी बहुत ज़रूरी है, और मैं तो अपने तौर पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं वो आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। हमारे साथ सोफ़िया हमायूं साहिबा मौजूद हैं, मुसन्निफ़ा हैं, माहिर तालीम हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अनीला महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर सियासी सेल हैं जमात इस्लामी की, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे सेट पे रिप्रेजेंटेशन आपको पता है किचन के अंदर कनीज़ फातिमा की होती है, तो कनीज़ फातिमा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे मुल्क का जाना माना नाम और नात ख्वां मरगूब हमदानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें और किचन का रुख करें, मैं मरगूब हमदानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि नात से जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। ख़त्म रसूल शाह ज़मन पाक
रहमत वाले। तू जाने सुखन मौज़ूए सुखन ए पाक नबी रहमत वाले। ए उक़दा कुशाए कौन मकान तेरे बस नहीं मोहताज बयां। ए उक़दा कुशाए कौन मकान तेरे बस नहीं मोहताज बयां। आजिज़ है ज़ुबान कासिर है दहन ए पाक नबी रहमत वाले। ए ख़त्म रुसुल ए शाह ज़मन ए पाक नबी रहमत वाले। ए बदरो हुनैन के रहनुमा ए फातह खैबर के मौला। ए बदरो हुनैन के रहनुमा ए फातह खैबर के मौला। तेरा एक इशारा कुफ्र शिकन ए पाक नबी रहमत वाले। तेरा एक इशारा कुफ्र शिकन ए पाक नबी रहमत वाले। ए ख़त्म रुसुल ए शाह ज़मन ए पाक नबी रहमत वाले। तू जाने सुखन मौज़ूए सुखन ए पाक नबी रहमत वाले। सुभान अल्लाह। मरहूब हमदानी साहब, चूँकि हमने गुफ्तगू का भी आगाज़ करना है आज ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और इस माशरे में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से बात करेंगे। बगदादी साहब के पास जाने से पहले किचन में ज़रा हम कनीज़ फ़ातिमा का मेन्यू पूछ लेते हैं। कनीज़ फ़ातिमा, क्या है आज आपके किचन में बन रहा? आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी और डिज़र्ट में बन रहे हैं गुलाब जामुन और जो ड्रिंक है उसमें बन रहा है टर्मरिन सोडा।
क्या बात है, गुलाब जामुन नहीं बना रही हैं आप खुद से? क्या बात है, ज़बरदस्त। चले जी आप अपना काम शुरू करें। हम सब खुश हुए गुलाब जामुन की बात पे। तो मुझे लगता है करीज बात पर कि वो प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, है ना। चले आप काम का आगाज़ करें, फिर हम दोबारा काम से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ लाइव बॉय है, तो हर नेक काम करने से पहले रमज़ान में लाइव बॉय से हाथ धो लिए जाएँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक हो गया। अच्छा बगदादी साहब, हम ख़वातीन के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से भी और माशरे में चूँकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, मैं चाहूँगी कुरान और हदीस की रोशनी में आप कुछ चीज़ें हमारे सामने रखें, फिर हम जो वर्किंग ख़वातीन हैं उनसे भी ज़रा उनके चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और इस बात पर भी कि आज आपने हमारी सोसाइटी का जो एक मेजर पार्ट है तो उनके हुकूक़ के ऊपर भी बात करने का ये प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात है। बुनियादी तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें हुकूक़ के हवाले से, तो इस्लाम से पहले और फिर हम इस्लाम के हुकूक़ की बात करें तो फिर हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ बात समझ आती है कि इस्लाम ने औरत को क्या हुकूक़ दिए। बिल्कुल ठीक। अब इस्लाम से पहले का तरीका ये था कि नौ मौलूद बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उसी पर अगर आप इस्लाम में आ जाएँ तो इस्लाम ने बच्ची की पैदाइश को रहमत करार दिया। बेशक। और दूसरी बात यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा एक औरत अपनी एक बच्ची या दो बच्चियाँ उनके साथ कुछ घर में आई तो खजूर आपने इनायत फरमाई उनको, तो वो खजूर उन्होंने हिस्सा करके तो उनको बच्चियों को दी और एक खजूर अपने पास रख ली। सही। तो जब उनसे पूछा कि ये जो आपने पास रखी है आपने ये किस लिए, तो कहने लगी कि एक बेटी घर पे है तो उनके लिए रखी है। तो जब ये वाक़या सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रात के जब अर्ज़ किया तो आप फरमाने लगे कि जिसने 3 बच्चियों की पैदाइश हुई उसके घर में और उनकी अच्छे तरीके से परवरिश की और उनकी शादी की, वो उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। क्या बात है। अब अंदाज़ा करें कि बच्चियों की अच्छी परवरिश के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। वाह। फिर जब पूछा गया कि 2 या 1 की भी बारी आई तो आपने फरमाया एक की भी जिसने अच्छी परवरिश की और उसको रुखसत किया और वो अपने घर की हो गई तो उसको भी जन्नत की बिशारत है। अब अंदाज़ा करें हुकूक कैसे मिलते हैं। दूसरी बात कि उस वक्त जो जाहिलियत का रवाज था तो उसमें शादी के जो राइज मुख्तलिफ़ तरीके थे उनमें मुक़द्दस रिश्तों का ख्याल नहीं रखा जाता था। हत्ता कि बाप की जो मनकूहा होती थी बेवा, उससे भी शादी कर ली जाती थी। वही आप लौट कर अगर इस्लाम में आ जाएँ तो मुक़द्दस रिश्तों के लिए कुरान अज़ीम के अंदर वाज़े आ गया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम इला आखिर लंबी आयत है जिसमें तमाम मुक़द्दस रिश्ते थे, माँ बहन बेटी भतीजी भांजी इला आखिर, इन तमाम रिश्तों को कुरान ने क़त्अन हराम करार दे दिया। तो इसी तरह किसी और की मनकूहा या दूसरा, इसको भी बाकायदा हराम करार दे दिया गया। तीसरी बात ये थी कि जाहिलियत के अंदर बदकारी को बाकायदा एलानिया उसका ऐलान किया जाता था। अब इस्लाम में अगर आ जाएँ तो इस्लाम ने अगर कुरान ने उसकी हद मुकर्रर कर दी, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि अगर कोई बदकारी में मुबतला हो जाए तो उसको 80 कोड़े मारे जाएँ। हदीस पाक के मुताबिक अगर वो शादीशुदा हो तो संसार कर दिया जाए। इतनी सख्ती उल्टी साइड आगे आप देखेंगे, ऐसा अपोजिट घेर लगा कि उसको बिल्कुल हराम करार देकर साथ इतनी तल्ख सज़ा और कड़ी सज़ा रख दी गई कि कोई इसका सोच भी ना सके। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी बात इसमें यह थी कि विरासत से महरूम रखा गया। उस वक्त विरासत का कोई तस्वुर ही नहीं था। तो इस्लाम में आ जाएं तो इस्लाम ने जो विरासत के हुकूक की तकसीम होती है ना, उसमें बुनियादी अक्काई औरत को करार दिया है। आयत करीमा में कैसे, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वसीयत करता है कि जब आपने जायदाद तकसीम करनी हो तो जो औरत का हिस्सा है इसको बुनियाद बनाया और फिर कहा कि मर्द को इससे डबल हिस्सा देना है। सही। अच्छा, इस पे बाद औक़ात एतराज़ होता है, जो करने वाले हैं मुस्तशरिक़ीन बिलख़ुसूस और जो इस्लाम के नाक़िदीन होते हैं वो कहते हैं कि औरत को कम हिस्सा दिया है इस्लाम ने, बात अब बराबरी की करते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी बहुत सारी इसके ऊपर बातें हो चुकी हुई हैं, क्योंकि औरत घर की कफ़ील नहीं होती। घर के तमाम उमूर जो है उनकी अंजामदेही और उसकी कफ़ालत वो मर्द के ज़िम्मा है, औरत के ज़िम्मा नहीं है। इवन कि अगर औरत कोई अपनी जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं वो पैसे, तो मर्द जो खामद है उसका हक उसकी कमाई में नहीं है, जबकि खामद की कमाई के अंदर औरत का हक मौजूद है। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो औरत बाहर सूरत न सिर्फ बराबर है बल्कि वो मर्द से कई हुकूक के अंदर बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरे स्टेप में अगर हम चले जाएँ तो 3 रिश्ते जो दिए इस्लाम ने,
तीनों में हम देखेंगे तो औरत को मर्द के ऊपर फौकियत है। बिल्कुल सही। किसी बाप के कदमों के तले जन्नत नहीं है, माँ के कदमों तले जन्नत है। ठीक है, बहन का रिश्ता ले लें तो आप अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन तो नहीं थी, लेकिन रज़ाई बहन हज़रत शैमा जब तशरीफ़ लाईं और कुछ कैदी थे तो आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा उनकी इज़्ज़त और तकरीम की और उनको फरमाया कि आप सब कैदियों को भी छोड़ दिया और साथ ही कई इनामात के साथ उनको रुखसत किया। बहन थी। बेटी को अगर आप हैसियत में ले लें तो आप अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपका कैसा ताल्लुक और कैसा इज़्ज़त और एहतराम, जिनके लिए जब तशरीफ़ लाती आप खड़े हो जाते इस्तकबाल में और अपनी चादर मुबारक बिछा देते उनके लिए। तो गोया कि इस्लाम ने हर लेवल के ऊपर, अच्छा आप बीवी के हुकूक ले लें तो इस्लाम इस हद तक बीवी के हुकूक देता है, जो कि हम टीवी पे जब बात करते हैं तो बाज़ औक़ात फिर मर्दों की तरफ से शदीद शिकायत भी आती है कि इस तरह की बात आप ना किया करें। वो ये है कि हमारे जो उस्ताद हैं वो ये कहते हैं और इस्लाम का ये रूल है कि नानो नफ़ा का ये मर्द के ज़िम्मे है, ये औरत के ज़िम्मे नहीं है। ठीक हो गया। और नानो नफ़ा में रोटी तक खिलाना ये मर्द के ज़िम्मे है, औरत के ज़िम्मे नहीं है। ये पकाना भी औरत के ज़िम्मे नहीं है, मर्द के ज़िम्मे है। चले ठीक हो गया। इस पे तो हम अब ज़रा अपनी जो ख़वातीन है उनसे भी राय ले लेते हैं, चूँकि सोफ़ी साहिबा आप भी बहुत अरसे से काम कर रही हैं। आपकी अब हम माशरती एस्पेक्ट पे बात करते हैं, चूँकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बगदादी साहब बता रहे हैं। हमें बताएं कि ओवर टाइम जो ख़वातीन के चैलेंजेस हैं एज अ वर्किंग वुमेन भी, एज अ हाउस वाइफ भी, जो भी एक औरत को मुश्तरका तौर पे या इज्तिमाई तौर पे चैलेंजेस दरपेश होते हैं, आप क्या समझती हैं उनमें कितना फ़र्क आया है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के जो चैलेंजेस में डेफिनेटली, जैसे कि आपका वक्त भी एक जैसा नहीं रहता, आपका कल्चर चेंज होता है, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, लैंग्वेज भी आपकी चेंज होती है, इसी तरह से रवैये भी चेंज होते हैं, राइट। तो चेंज तो बहुत आया है। मैं अपने बचपन की अगर बात करूं और मैं अब देखूं तो मुझे ख़ुद को फील होता है, जैसे हम अपनी मदर्स की बात करती हैं तो शायद हमारी मदर्स के पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे, एक्सेस काफ़ी चीज़ों की नहीं थी। बिल्कुल सही। और वो ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी किचन में ही गुजरी और घरदारी में गुजरी, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि बहुत कम, अब देखें एजुकेशन की बात कर लें तो बहुत कम रेशो थी जो कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से एजुकेटेड थी। अब देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रेशो है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, डिफरेंट इवन के सब्जेक्ट्स में देख लें तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है किसी भी क्लास में इन कंपैरिजन टू मर्द हज़रात। तो उस लिहाज से भी चेंज आया है। इसके अलावा वेमेन एज अ वर्किंग लेडी इज़ अ वेरी न्यू फिनोमेना इन पाकिस्तानी सोसाइटी, जो कि अभी मेरे बड़े होते होते मैंने देखा है। बिल्कुल सही कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत से एक बड़ी वास्ट मेजॉरिटी है जो मेरे इर्द गिर्द ख़वातीन हैं जो कि सिर्फ घर और हाउस वाइफ्स नहीं है, विच इज़ नॉट टू से कि हाउस वाइफ होना कोई बुरी बात है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, ये उतनी ही पैशन रिक्वायर्ड है उसके लिए। इसमें इट्स अ 24/7 जॉब और उसमें आपको पे भी नहीं मिलती बाय द वे। तो दूसरी जॉब में एटलीस्ट आपको पे मिल जाती है। यस, तो उसमें भी बहुत सारा फ़र्क आया है और ये भी एक डेफिनेटली। लेकिन अब देखें कि अब वो वर्किंग लेडी हैं तो जो नेचर ऑफ चैलेंजेस है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है उसके लिहाज से कि आप देखें कि ख़वातीन को सबसे बड़ा मुश्किल ये लगता है कि घरदारी भी संभालनी है, फिर जॉब को भी संभालना है। स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो कि ऑफिस वर्क करती हैं तो उनके लिए टाइमिंग्स को वो करना, मैनेज करना हो जाता है। उसके लिए भी काफ़ी रास्ते हैं, बट येस दे आर बेटर ऑफ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ख़वातीन अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों पे वो कवर अप कर सकती हैं। कि आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर नीला साहिबा से भी बात करूँगी। अभी सोफ़िया साहिबा अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर रही थी और जाहिर है ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ विद टाइम क्रिएट हो रही हैं बहुत सारी फील्ड्स में। हम इवन पॉलिटिक्स की बात करें, हमें ख़वातीन की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। लेकिन जो हमारे चैलेंजेस हैं अभी भी एज ए सोसाइटी, डू यू थिंक कि वो एक्सेप्टेंस आ रही है या हमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और काम करना है? क्योंकि इस माशरे में सिर्फ ख़वातीन नहीं है, मर्द भी हैं और उनके लिए एक्सेप्ट करना भी इट्स डिफरेंट एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, वही बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बैठने का और बिठाने का बहुत शुक्रिया और मौका देने का बात करने के लिए। मैं बगदादी साहब की बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी। पहले तो ज़ाहिर है एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक बहुत आइडियल चूँकि पिक्चर नज़र आती है तो उसको हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके बात करनी मुझे अच्छा लगेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनके जो मुखालिफ थे
उन्होंने जो सबसे बड़ी फप्ती कसी वो यही कसी थी कि मोहम्मद जब से आए हर तरफ औरत ही औरत है। इतने ज़्यादा जो है वो हमें वैल्यू किया गया, इतने ज़्यादा हमें हकूक़ दिए गए, और इतनी ज़्यादा पहली दफ़ा अभी आपने जब बात शुरू की थी तो आपने रिश्तों में औरत को बांध के बात की थी, लेकिन मैं उससे हट के आपको बताऊं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमें सबसे पहले इंसान तस्लीम किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले तो हमें इसी तरह रिश्तों में बांध के जलील किया जाता था, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ आका के आने के बाद हुई वो ये हुई कि हमें बराबर का एक इंसान तस्लीम किया गया। मेरी एक नेकी भी, मर्द की एक नेकी भी एक बराबर है, मेरा एक गुनाह भी और मर्द का एक गुनाह भी एक बराबर है। जन्नत मेरे लिए भी उसी तरह सजाई गई है जैसे मर्दों के लिए सजाई गई है। तो ये अगर कहा जाए कि इक्वलेंस, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो दीन के अंदर आके जो मुझे मज़ा आता है वो यही आता है कि मुझे बराबर की सतह पे लाने वाले, और यहाँ तक कि मुझे बाज़ दफ़ा तो बढ़ा देने वाले मर्दों से मुझे अगर कोई इज़्ज़त, एहतराम। अच्छा, दूसरी जो आपका सवाल था अब उसकी तरफ आ जाते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं हमारे माशरे के अंदर। ज़ाहिर है जब औरत बाहर निकली है, उसने नए नए फील्ड्स में वो आई है, तो हमारे यहाँ क्योंकि एक ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग के मीडियाज़ कोई भी नहीं है, सिविक्स ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं है हमारा। ये तो इट्स ओके, आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो सिविक्स ट्रेनिंग के अंदर ये एक पूरा चैप्टर्स हैं जिसमें इंसान को इंसान के तौर पर, औरत को इंसान के तौर पर मूव कर देने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए पूरी आज़ादी मैसर होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है हमारी सोसाइटी में अभी भी। हालांकि औरत बहुत बड़ी तादाद में बाहर है और काम कर रही है, और किसी भी सतह के ऊपर उसके लिए ये मना नहीं है, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली अभी भी औरत को के बाहर निकलने को और औरत की हिफाजत को उस तरह से इंश्योर नहीं किया जाता जिस तरह से एक इस्लामी माशरे में किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दिन था जिसके मुतालिक अम्मी आयशा ने पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके लिए मतलब कौन सा दिन था जब आप बहुत उदास परेशान थे, मुश्किल दिन था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ताइफ का दिन, जिस वक्त जाहिर है कि वो पत्थर थे और वो नाले पाक जो है खून से भरे में, उस रोज़ जो एक हमें बहुत मशहूर दुआ मिलती है और साथ एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मिलता है ना, वो औरत के मुताल्लिक है। बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने मर्द नहीं कहा बल्कि औरत कहा कि खुदा की कसम मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक सुनआ से हज़र मौत तक एक तन्हा औरत सोना उछालती हुई जाएगी और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो अब देखें कि हमें तो वो माशरा बनाना था जिसमें तन्हा औरत सोना उछालती हुई जाए और उसको कोई कुछ कहने वाला ना हो। अच्छा, फिर इसी हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, इसमें 3-4 चीज़ें और भी नज़र आती हैं। एक तो अमन व अमान नज़र आता है जो औरत के लिए मुहैया किया गया है। एक इसमें माली खुशहाली नज़र आती है। सोना इतना ज़्यादा होगा कि औरत उछालती भी जाए। उछालता तो इंसान वो चीज़ है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास तो वाफिर तादाद में होती है। और इसके अंदर जाहिर है कि इसको रियासत ने इस तरह का अमन व अमान वाला एक माहौल देना होता है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कवानीन बन जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में नहीं होता, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होता, बल्कि जो हमारी लॉ इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं अनफॉर्चुनेटली वो खुद सबसे ज्यादा वायलेंस करती है, वायलेट कर रही होती है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और इसमें मैं आपका भी सोफिया साहिबा कमेंट चाहूँगी कि जैसे हीला साहिबा बात करिए कि हमारी एज ए सोसाइटी ट्रेनिंग नहीं हुई। हालांकि जिस रिलीजन ने हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत खुद क्लियरली बता दी हैं और हमने उस पर अमल दरामद करना है, और एक मुल्क है जो निज़ाम है वो एक इस्लामी सिस्टम है और उसके तहत आपको चीज़ों को अमल दरामद करना है। बट वही बात है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक एक औरत को नहीं मिलेगी, वर्क प्लेस हो, घर हो, कहीं भी हो, तब तक तो वो एक्सेल या उसकी प्रोग्रेस के चांसेस भी बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री टू दैट। उसके पता क्या सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे पर्सनली नज़र आती है वो ये है कि हम रिलीजन को एज ए रिचुअल हमने सोसाइटी ने अडॉप्ट किया है।
और उसमें रिचुअल में ये होता है कि हमारा ज़्यादा फोकस नमाज रोज़ा पे, विच इज़ वैलिड, मैं ये नहीं कह रही नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इस पर तो कोई डिबेट है नहीं, लेकिन एज अ कल्चर हम अडॉप्ट शायद कर नहीं सके। अगर हम रिलीजन को एज अ कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो कल्चरल वैल्यू के साथ जब आपका रिलीजन उस तरह से ब्लेंड नहीं होता रेजोनेट नहीं करेगा, तो फिर कैसे, तो फिर वो यही वाले गैप्स नज़र आएंगे कि आपको सिर्फ उनको एक साइड आपको एक दिखाई जा रही है, बट दूसरी साइड पे आप आकर थोड़ा सा बैक आउट कर जाते हैं। तो उसमें यही है कि आप जैसे तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, विच इज़ अ वेरी वैलिड कंसर्न इन आवर सोसाइटी, कि आमिन सोच लें कि बस स्टॉप पे खड़ा होना अज़ाब हो जाता है ख़वातीन का, इवन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाना और बाहर खड़ा होना अज़ाब होता है। जी बिल्कुल, बस स्टॉप तो दूर चले जाएं, घर के बाहर बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, इवन कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप इतना ज़्यादा सेफ नहीं फील करते, वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें आपने डेली बेसिस पर आना होता है, और आप तो उसमें यही है कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सब चीज़ों का सोल्यूशन एक ही है कि स्टेट शुड बी और द गवर्नेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। करनी पड़ेगी स्टेट को। मुझे एक ब्रेक लेनी है नीना साहिबा, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और बगदादी साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद इस बारे में हम कुछ गाइडेंस लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। और चूँकि गुफ्तगू इतनी अच्छी और प्रोडक्टिव हो रही थी, टाइम का हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हमें इस टॉपिक को वाइंड अप भी करना है, तो मैं बगदादी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, बगदादी साहब इन द एंड आप कुछ भी ख़वातीन के हवाले से कहना चाहें, और आज का दिन तो चूँकि हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ख़वातीन को। अच्छा, इसमें एक तो मैं जो बहन हमारी ने बात की थी कि आजकल प्रोटेक्शन के हवाले से लेडीज़ के तनफीज़ी इदारे अगर इसके ऊपर अच्छी वर्किंग करें तो औरतें महफूज हो सकती हैं, लेकिन औरतें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ख़ुद वर्किंग कर सकती हैं। बिल्कुल सही। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स थे, उन्होंने दावत की एक कबीले के चंद अफराद की, और अपनी मेड को उन्होंने लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा, तो किसी शख्स ने उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। बिल्कुल सही। अपनी प्रोटेक्शन में उन्होंने उसको पत्थर मारा, ठीक है, और नतीजे के तौर पर वो बंदा मर गया। ये जब शिकायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँची तो आपने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग भेजे, और उन्होंने जो आसार से बताया कि ये जो बयान दे रही हैं वो दुरुस्त है, तो उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब इस शख्स की दियत कोई भी नहीं ले सकता, यानी कि उसके कत्ल को जायज़ करार दे दिया। तो इसलिए सेल्फ़ प्रोटेक्शन ये होनी चाहिए, और तनफीज़ी इदारों को औरत का इसमें साथ देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो कि औरत मर्द के सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की वो मुस्तहिक है, तो हुस्न सलूक होना चाहिए। कैसे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा एक शख्स ने आकर कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आपने 3 बार फरमाया कि तेरी माँ, माँ औरत है, 3 बार माँ, और चौथी बार कहा तेरा बाप। तो गोया कि हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। एक बात कि औरत का हक है कि आप उसके हेल्पर बने, मर्द का ये काम है कि वो औरत का हेल्पर बने। कैसे? हज के लिए जिहाद हो रहा था, एक गज़वा था, अब जिहाद जब होता है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है। एक सहाबी थे, उनका नाम लिख लिया गया जिहाद के अंदर, वो आए और कहने लगे मेरी बीवी हज के लिए जा रही है और मेरा नाम जिहाद के लिए है, तो आपने फरमाया कि तू जिहाद छोड़ेगा, अपनी बीवी के साथ हज के लिए जाएगा। ये प्रोटेक्शन भी है, हेल्पिंग भी है, तो आप हेल्पर बने। आप अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैंने बहुत सारे मज़ामीन में लिखा, बड़ा सुनना पड़ा। आपने फरमाया कि मा अक्रमा हुन्ना इल्ला करीमुन व मा अहाना हुन्ना इल्ला लईम, औरत की इज़्ज़त हमेशा इज़्ज़तदार करेगा, और जो कमीना होगा वो औरत की इहानत करेगा। ये फरमान है। इसको आगे ये रूहुल मानी ये किताब है, उसके अंदर इसको बयान किया है। आप अलैहिस्सलाम ही का फरमान है कि यग़लिबन करीमन व यग़लिबहुन्ना लईम, कि जो उनको उनके ऊपर गालिब, यानी जो गालिब रखता है उनको वो करीम है, ठीक है, और जो उन पर गालिब आने की कोशिश करता है वो घटिया है। और आपने अहब्बु अन अकून करीबन मगलूबन, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं इज़्ज़तदार रहूँ और मगलूब रहूँ। तो गोया कि ये जो औरतों के साथ फड्डा लोग करते हैं ना फोकियत का, ये कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हुस्न सलूक है, और आप हुस्न सलूक देंगे आपके घरों के अंदर सुकून होगा, हुस्न सलूक नहीं देंगे तो ऐसे ही अजाब बना रहेगा अनफॉर्चुनेटली। सोफिया साहिबा, आप कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? मुझे तो एक ये फील होता है कि जैसे अब एक नेस्बम, मार्था नेस्बम का कॉन्सेप्ट है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, वो आता है ऑब्जेक्टिफिकेशन से,
जब आप कंटिन्यूसली ख़ातून को एक चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं तो वो अल्टीमेटली ख़ुद को भी चीज़ ही समझना शुरू हो जाती है, राइट? तो उसको ख़त्म अब कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि अप्रिशिएट द वुमेन हु आर रिजिलियंट, अप्रिशिएट द गुड इन वुमेन। मतलब आप प्रोजेक्ट करें ऐसी ख़वातीन को जो कई आके आकर कुछ कर रही हैं, जिनमें वो बेशक एक हाउस वाइफ हो, वो डॉक्टर हो, वो टीचर कर लें आप, रिगार्ड करें और उनको तो इस तरह से क्या ख़वातीन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ख़वातीन खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। और इसकी रीज़न ये है कि मे बी दे डोंट इवन नो। अभी हमारी वर्किंग लेडीज़ को, एजुकेटेड लेडीज़ को काफ़ी हद तक आइडिया है उनके अपने राइट्स का, बट लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन लिविंग इन विलेजेस, लेट्स टॉक अबाउट वुमेन हु आर लिविंग इन बैकवर्ड एरियाज़। वहाँ पर इतनी आगाही नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे डिमिनिश किया जाए, इसके लिए भी यही है कि आप ट्रीट उस तरह से करें कि मतलब आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत चीज़ें डिसाइड कर देती है कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं। तो ख़वातीन को मेरे ख्याल में ये मीडिया, एक सोशल मीडिया या ये वाला मीडिया जो है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि उनके भी हकूक़ हैं, तो बहुत से इट हैज़ एक्सेस टू प्लेंटी ऑफ प्लेसेस और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अनीला साहिबा जी, बस हम यही बात शुरू से लेके चल रहे हैं कि थेरेटिकली तो बहुत अच्छा है, हमारे पास सारा एक पैराडाइम मौजूद है, हमारे पास पूरा एक नज़रिया मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे आती है, क़वानीन मौजूद हैं। अभी आपके पास जो अभी हम देखा कुछ ही अरसा पहले इसके सारे किस्म के क़वानीन आए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के क़वानीन आए, वायलेंस के आए, डोमेस्टिक वायलेंस के आए, लेकिन असल चीज़ जो है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ अभी आपने फरमाया कि हम घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, बस स्टॉप पे नहीं खड़े हो सकते। इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि घर के बाहर तो औरत क्या ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगी, घर के अंदर औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें बहुत रूट लेवल के ऊपर औरत के इस बूस्ट करने की ज़रूरत है, इसकी पूरी पिक्चर को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें सारे मीडियम्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले खुद औरत ही ये काम कर सकती है कि वो अपनी गोद में मर्द की तरबियत ऐसे करे कि वो इज्जत की तरबियत दे औरत को कि आप बाहर निकलेंगे तो औरत आपके लिए एक मौका नहीं है, औरत आपके लिए एक पूरा इंसान है जिसका आपने एहतराम करना है। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ से हम माँ की गोद से इसकी तरबियत का आगाज़ होता है। उसके बाद हमारा मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और फिर सबसे बढ़कर इस वक्त मीडिया जो औरत को एक बिल्कुल ही कमोडिटी के तौर पे पेश कर रहा है और उसकी सिर्फ मुस्कुराहट बेच रहा है, उसका हुस्न बेच रहा है, तो वहाँ पे जाहिर है कि आपको बहुत कुछ औरत के ये इंटेलेक्ट को पोर्ट्रेट करने के लिए, औरत की सलाहियतों को पोर्ट्रेट करने के लिए ये एक और चीज़ जिसको मैं बहुत आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी कि जो हम जब पूछें, चार ख़वातीन बैठी हुई हैं और पूछें आप क्या कर रही हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो जो बेचारी हाउसवाइफ होती है वो कहती है मैं कुछ नहीं कर रही, हालांकि वो सबसे बड़ा काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि घर के महाज के ऊपर जो औरत खड़ी है उसकी पिक्चर को इतना खूबसूरत पेंट किया जाए कि वो सब कुछ कर रही हो। भाई तुम अभी नान नफका की एक बात हुई है कि नान नफका जो है ये औरत का बिल्कुल ज़ाती खर्च होता है, तो अगर ये अदा की, और इसका बिल्कुल हमारे सोसाइटी में कोई रिवाज मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अगर ये दिया जाए तो ये अनपेड हाउसवर्क जो है ना ये भी खत्म हो जाएगा और औरत इसको अपनी मतलब वैल्यू इसको अगर आप पैसे के साथ ही हर चीज को तोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको सोशली बहुत ज्यादा हमें जो है ना इज्जत देने की जरूरत है कि जो औरत घर संभाल रही है, घर एक पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरा महाज है, वहां से वो इंसान बना के निकाल रही है, इंसान पैदा नहीं कर रही, इंसान बना के निकाल रही है और इंसान साजी का ये इदारा है। तो इसके लिए तालीम याफ्ता औरत को जरूरी नहीं है कि हर औरत कमाए, जरूरी नहीं है कि हर औरत मैदान में निकले, अगर करती है तो भी वो कर सकती है, लेकिन जो उसका असल महाज करना चाहिए और उसको करना चाहिए और जो उसका असल महाज है उसकी बहुत हौसला अफजाई मीडिया के थ्रू, मस्जिदों में मेंबर के थ्रू, हर तरह से होनी चाहिए। माजरत के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए इन द एंड। हमदानी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नात के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। जरूर जरूर जरूर, क्या बात है।
मेरे आका ने फरमाया करो खिदमत बाप ते मां दी, जिसने काबा तकना होवे तक ले सूरत मां दी। मां दा साया बरकतां वाला, मां जे रहमत रब दी, हर शै जग ते मिल जांदी ए, पर मां किते नहीं लभदी। हर शै जग ते मिल जांदी ए, पर मां किते नहीं लभदी। मां वर्गी कोई शै ना जग ते, सारी दुनिया फौली, जेड़ी ठंड दिलां नू पावे ओ मिठी मां दी बोली। जेड़ी ठंड दिलां नू पावे ओ मिठी मां दी बोली। मां मरे ते पेके मुकदे, प्यू मरे कर वेला, शाला मरन ना मां प्यू किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। शाला विछड़न ना वीर किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। कमली वाले दी मां दी सजणों, सब तो शान उचेरी। कमली वाले दी मां दा सदका, रब्बा बख्श देवी मां मेरी। कमली वाले दी मां दा सदका, रब्बा बख्श देवी मां मेरी। मामा बाजों केड़ा सजणों, दिल दे दर्द वंडांदा। कंडा जे पुत्तर नू चुभदा, दर्द मावा नू आंदा। कंडा जे पुत्तर नू चुभदा, दर्द मावा नू आंदा। एहो दुआ मेरी आ मौला, ना मरन किसे दिया मावा, मां दे पैरां थल्ले जन्नत। मावा ठंडियां छावां, मां दे पैरां थल्ले जन्नत। मावा ठंडियां छावां, भाई भाइयां दे सज्जन हुंदे, भाई भाइयां दियां बावां। बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद, मावा ठंडियां छावां। मेरा गदा मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। खुदा करे
अभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मौला अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मौला अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा के सदके में ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा के सदके में ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। क्या बात है। वसाफ़ अहमद हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं, मरहूम हमदानी साहब के साहबजादे भी हैं
और उन्हीं की तरह इनकी आवाज़ में भी बहुत मिठास है। बहुत शुक्रिया आपका जी। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ आपको पता है पयाम रमज़ान का जो ये सेकंड आवर होता है, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के हवाले से बात करें जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और आज हम एक ऐसी ही तंजीम के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से मैं मॉर्निंग शोज़ भी कर रही हूँ, हम हमेशा इस तंजीम को बात भी करते हैं और मेरा ख़ुद भी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है इनके मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस के अंदर जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन हो, दीगर इनके काम हो, उसको मैंने देखा है, विटनेस किया है। बहुत ज़बरदस्त काम है। इंसानियत की खिदमत हो, हमदर्दी हो, फ़लाह बहबूद हो, उसका दूसरा नाम अगर कहा जाए और ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीमों में से एक है जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब, इससे हर चीज़ से बारातर होकर लोगों की खिदमत के ऊपर और उस राह के ऊपर गामज़िन है। और बेसिकली इस फाउंडेशन का पर्पस क्या है, इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर एक बहुत अच्छी ड्राइव होती है, मुख्तलिफ़ फलाही इदारे जो करते हैं। खिदमत फाउंडेशन इस हवाले से क्या करता है, लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, ज़रूरतमंदों को जो जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मियाँ बाबर हमीद साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं खिदमत फाउंडेशन के। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका भी जी, आपने आने का मौका दिया और अपनी बात करने का, अपने ये आपका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप आगाही देते हैं आवाम को कि कहाँ कहाँ कैसे काम हो रहे हैं। जिस तरह ख़बरों के साथ साथ ये भी एक आपका एक अच्छा पॉजिटिव जो रिस्पांस है, ये एक कौम को बेहतर बनाने के लिए उसमें ये एक कदम है। बिल्कुल, हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। दूसरी जानिब जी हमारे साथ उमर भट्ट मौजूद हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं और आप इनके व्लॉग्स देखते हैं। जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, हसीन वादियाँ हैं, हसीन नज़ारे हैं, जो एक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से फेमिलियर नहीं होते, तो अगर आप इनके ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बड़ा पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। उमर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी किचन के अंदर कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं। मैं डिस्कशन से पहले कनीज़ फ़ातिमा की तरफ चलूँगी और कुछ खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, हमें खाना रेडी हो गया है। बड़ा मुश्किल हो जाता है 5 बजे के बाद इस किचन के करीब बैठना। कनीज़ फ़ातिमा आपका खाना रेडी हो गया है? यस, जो टिक्का बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, दम भी उसका हो गया है। अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन भी फ्राई हो रहे हैं, एज यू कैन सी फ्राई हो रहे हैं। यस, ज़रा हमें जल्दी से साथ साथ रेसिपी पहले गुलाब जामुन की बता दें, फिर हम बिरयानी की तरफ आते हैं। ओके अगर सबसे पहले बिरयानी की बात की जाए तो उसका आपने ये करना है कि ऑयल के अंदर आपने प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट वगैरह डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सौते करना है। सौते करने के बाद आपने जैसे उसका कलर जो है ट्रांसलूसेंट होने लग जाएगा, उसके अंदर आपने चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करके उसके अंदर आपने गरम मसाले डालने हैं, साबुत गरम मसाला डालने के बाद आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। वो आपने चिकन ऐड करने के बाद उसके अंदर वो अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद उसके अंदर आपने टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद दही डालनी है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा दैट्स मीन आपका जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और टिक्का का जो फ्यूजन देने के लिए वो आपने ये करना है कि कोयले का उसका स्मोक देना है। कोयले का आपने स्मोक देना है बिरयानी की लेयर लगाने से पहले। तो जब आपने लेयर लगा देनी है उससे पहले स्मोक दे देना है। देन आपने लेयरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू यू, क्वांटिटी कितनी भी लेयर्स बनेगी, 2, 3, इट्स अप टू यू। और लास्ट पे आपने टॉपिंग कर देनी है इमली से और हल्का सा और बिरयानी मसाला गार्निश कर दें और पुदीना धनिया जो आपको पसंद है। अच्छा करीज़ में थोड़ा सा बताएं कि जो कोयले का स्मोक है वो कैसे दिया जाता है? कोयले का जो स्मोक है वो ऐसे दिया जाता है, कोयले को आपने नॉर्मली चूल्हे पे रखा, उसे गर्म किया, जिस तरह उसकी वो चिंगारी वगैरह निकलने लग जाए, मतलब कि वो कोयला गर्म हो गया। कोई सा आपने फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर को आपने अपने खाने वाला जो आपका पैन होगा उसके ऊपर रखना है टॉप पे, और जो कोयला जो आपने गर्म किया वो फॉइल पेपर के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने 1 से 2 ड्रॉप्स डालने हैं ऑयल के। ऑयल के आप जैसे ही डालेंगे जो उसका स्मोक होगा वो एकदम से ऊपर आने लग जाएगा और आपने उसके लिड से कवर कर देना है। बेहतरीन, और उससे आपका एक अच्छा हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। और हमें क्विकली ज़रा गुलाब जामुन की रेसिपी भी बता दें। गुलाब जामुन की सिंपल सी रेसिपी है। अगर हम 1 कप से बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल 1 कप आपने लेना है किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर और टी वाइटनर में बहुत डिफरेंस है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल आप चाय में पाउडर यूज़ करते हैं आप उसी को मिल्क पाउडर समझते हैं, बट वो मिल्क पाउडर नहीं, वो टी वाइटनर होता है। ठीक है। तो आपने किसी अच्छे ब्रांड का आपने मिल्क पाउडर लेना है 1 कप, उसके अंदर आधा कप मैदा जाएगा, बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर और दूध। इसको आपने अच्छे से एक डो बना लेनी है। उस डो की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना वो बिल्कुल
ना रनी हो ना ही इतनी थिक हो, वो जैसे हम आटा करते हैं यूज, आटा भी नहीं, उससे भी आटे के पतला? बिना उससे भी पतला कि आपके हाथ पे ना वो चिपक रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो आपके हाथ पे चिपक रहा है और उसको ना आपने फ्रिज में रख देना कोई 15 मिनट्स के लिए, वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके अगर आप उसको स्टार्ट में ही हार्ड रखेंगे तो जो आपके गुलाब जामुन है वो हार्ड बनेंगे। ओके, Yes. दैट्स अ टिप। तो आपने जो उसकी चाशनी वगैरह बनानी है वो उसका ये है कि पानी में चीनी और इलायची वगैरह डाल के उसे अच्छे से पकाना है। जब वो काफ़ी स्टिकी स्टिकी सी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, दैट्स मीन आपकी चाशनी रेडी है, और फ्राई करते जाएं गुलाब जामुन और साथ साथ चाशनी में डालते जाएं जैसे मैं डाल रही हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त, ठीक हो Yes. गया। आप बनाती रहे गुलाब जामुन, हम इंतज़ार करते हैं अफ्तारी का, मीनवाइल और Okay. गुफ्तगू करते हैं। सर सबसे पहले मुझे थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन के जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी ओवरव्यू दें ताकि फिर हम मज़ीद उस पर दीगर चीज़ों पर भी बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पर जो सिर्फ रमज़ान से ही मुतल्लिक़ होते हैं, उसमें ये है कि रमज़ान में हमारा राशन पैक्स का जो सिस्टम होता है वो हम करते हैं, और पिछले साल हमने तकरीबन 60,000 फैमिलीज़ को ये राशन पैक पहुंचाए थे ताकि वो कंफर्टेबली अपना सहर व इफ्तार कर सकें। इसमें इतना खाना होता है हमारे डोनर की मदद के साथ। उसके बाद जो रमज़ान के अंदर हमने एक आसान इफ्तारी भी शुरू की हुई कि लोग बाज़ का ट्रैफिक में सड़कों पे फंस जाते हैं, तो वहाँ हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे रज़ाकार मौजूद होते हैं जो उसी वक्त फ़ौरी तौर पर उनको कुछ ना कुछ पेश करते हैं ताकि वो बर वक्त अपना इफ्तार जो है उसका एहतमाम कर सकें। इसके अलावा जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान का जो महीना है, हम मुसलमान उस मौके पे अपनी जो सदक़ात ज़कात वगैरह का भी पूरा एहतमाम करते हैं, तो उस सिलसिले में हम बाकायदा इसमें मुहिम चलाते हैं लोगों को आगाही देने के लिए कि हमारे कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन आइकन प्रोग्राम है वो कफ़ालत यतीम का है, और उसका हमारा नारा भी यही है कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हसूल भी, रफ़ाक़त रसूल भी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो किसी यतीम की कफ़ालत करेगा तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। आपने बाकायदा उंगलियों के निशान बना के दिखाया। तो ये हमारा मेन स्लोगन है। और इसमें जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 42 लाख बच्चा जो है वो यहाँ यतीम मौजूद है, तो उसमें से अगर आधे भी ऐसे हों जो अपने खराजात अफोर्ड ना कर सकते हों तो एक इतनी बड़ी तादाद है। तो हम अभी अपना टारगेट जो है उससे बहुत पीछे हैं। इस वक्त तकरीबन 33,000 बच्चा, लेकिन इस पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं अल खिदमत फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रही है, और हर साल हम अपना 3, 4, 5 हज़ार का टारगेट इसको बढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स की मदद के साथ हम इसको अचीव कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने इसमें 2 तरह के हमारे पास प्रोग्राम है। एक तो हमारे 22 आगोश सेंटर जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं, जहाँ वो बाकायदा पर्पस बिल्ड उनके लिए हमने आगोश सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो जिनको हम आगोश सेंटर कहते हैं। वो बिल्कुल माँ की आगोश की तरह, वैसे ही उसमें बच्चे जो हैं हम 18-19 साल तक रखते हैं, और इंटर तक उनको बच्चों को वहाँ हम पढ़ाते हैं, और उसी में उनका सारा निज़ाम होता है कि उनकी स्कूलिंग होती है और उनका हर तरह का निज़ाम होता है, खाना पीना हर तरह का। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो हमने फिर ये एक नया प्रोग्राम बनाया, उसमें फैमिली केयर सपोर्ट सिस्टम होता है। उसमें यह है कि जो बच्चे अपनी माओं के पास या अपने गार्डियन के पास मौजूद होते हैं उनको फिर हम टेक केयर करते हैं। हर 200 बच्चों के ऊपर हमने एक क्लस्टर बनाया हुआ है जिसका एक क्लस्टर ऑफिसर होता है, और वो उन बच्चों की पूरी टेक केयर करते हैं, उनकी स्कूलिंग का निज़ाम बनाते हैं, उनकी हेल्थ का एहतमाम करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग, हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है। उसके अलावा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो तालीम है वो प्रॉपर हो, उनकी जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो भी प्रॉपर हो। तो हर यानी 3 माह के बाद 3 माह का उनकी वालदा या उनका गार्डियन के अकाउंट में डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और उनसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये जो हमारा ये जो ऑफिसर होता है, क्लस्टर ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, इसके ज़िम्मे ये भी होता है कि जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत का इस तरह ख्याल रखें कि उनमें बेहतरीन इखलाकी किरदार भी पैदा हो और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो, ताकि वो माशरे के अपने आप को एक यानी कारआमद शहरी बना सकें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें और अपने फैमिली की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। इस अंदाज से हम यानी ये जो काम है इसको हम करते हैं बेहतरीन अंदाज से। और इसके अलावा जो उनकी माएँ हैं उनके लिए भी हम ख़ास तौर पे हमने इस वक्त हमने इस अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है बाकायदा SCCP से एक अलहदा अदारा रजिस्टर कराया है, जिस पे हम बिल्कुल 0% यानी कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस पर। हम सिर्फ 500 रुपये की एक यानी एप्लीकेशन फ़ीस लेते हैं, वो भी इसी वजह से कि ताकि बहुत ज़्यादा लोग खाम खा गुजरते हुए ना आएँ, और उनकी क्योंकि तस्दीक करवानी होती है मुख्तलिफ़ महकमों से, तो उसका जो इनिशियल ख़र्चा है वो हम ले रहे हैं।
और आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरा ख्याल है ये अल खिदमत फाउंडेशन वाहिद अदारा है कि जो अपनी रनिंग कास्ट भी नहीं ले रहा, यानी वो होता है ना जिसको रनिंग कास्ट हो रही होती है वो भी हम नहीं लेते, वो भी हम अपने डोनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रनिंग कास्ट है यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट है वो भी हमारे डोनर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उसके साथ उसमें तावन करते हैं। और 0% यानी हमने अगर ₹1,00,000 दिया है तो पूरा लाख ही वापस लेना है, कोई एडमिन कास्ट नहीं हम ले रहे। उनकी माओं को हम बाकायदा ट्रेंड कर रहे हैं, कोशिश करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। यानी ये प्रोग्राम तो जो फैमिली केयर है उसके अंदर तो वो हम उनको सपोर्ट करते ही रहेंगे, लेकिन ये है कि वो अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए और एक अच्छा यानी अपने आप की हाँ जी अच्छी करने के लिए उनको भी हम ये करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी जो हमारा एक और बेहतरीन जो प्रोग्राम है वो हमारा जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें यह है कि हमने तकरीबन 47 डिज़ास्टर सेंटर बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी ये उन इलाकों को हमने मुंतखब किया हुआ है जहाँ जहाँ सैलाब का ख़तरा होता है, जहाँ सैलाब आते हैं या जहाँ जो ज़लज़ले के हमारे पॉइंट्स हैं उनके लिए हमने वो बनाए हुए हैं कि ताकि क्विक रिस्पांस हो। अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो वहाँ हमारे इक्विपमेंट भी मौजूद होते हैं और ट्रेंड रज़ाकार हमारे मौजूद होते हैं। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड रज़ाकार हैं जिनको हमने किसी न किसी अंदाज में ऐसी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं जो फौरी रिलीफ के काम आती हैं। उसमें हमने 1122 के साथ भी हमने उनके साथ मिल के अपने जो रज़ाकार हैं उनको हमने इक्विप्ड किया हुआ है, उनको ट्रेंड किया हुआ है। और उसके बाद जो हमारे हेल्थ के लोग हैं उनकी मदद से भी हमने इब्तदाई तबी इमदाद या किस कार्डिक अरेस्ट हो जाए किसी को उसको किस तरह कवर करना है, यानी इस तरह की चीज़ें भी हम अपने रज़ाकारों को सिखाते हैं। और अल्लाह ना करे जब कहीं भी कोई मसला हो तो लोकली ही वहाँ से अफराद उठते हैं और फ़ौरन ये वहाँ रेस्क्यू में पहुँचते हैं ताकि जितनी जल्दी आप किसी को रेस्क्यू कर सकेंगे उतना ही ज़िंदगी बचने का, उतना ही कम नुकसान होने का, उतना ही ज़्यादा फायदा। ठीक है उमर, अब आपकी जानिब भी आऊँगी चूँकि मैंने ब्रेक पर जाना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी व्लॉगिंग के हवाले से बताएं कब से आप कर रहे हैं और अब तक आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं। व्लॉगिंग करते तो अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो तकरीबन पिछले 18 साल से किया जा रहा है। ज़बरदस्त। तो व्लॉगर आप तभी बनते हैं ट्रैवल जब आपके अंदर ट्रैवल का पैशन हो। ठीक है, अगर आपको सफ़र का शौक़ नहीं है तो फिर आप सफ़र के ऊपर व्लॉग नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो बचपन में रिसाले पढ़ते थे, तालीम व तरबियत पढ़ लिया, फूल पढ़ लिया, उसमें स्टोरियाँ पढ़नी हमने शिकारियात की या टूरिज़म के हवाले से। फिर मैंने सोचना अपने तौर पे, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं होता था, सही। तो खपलू में जब दरख्त पीले हो जाते हैं तो वो कैसा लगता होगा। या गांचे जो है स्कर्दू का एक ज़िला है, या जो शिंदूर लेक है उसका जो पहाड़ है वो बर्फ़ में कैसा लगता होगा। तो ये चीज़ें खुद ही इमेजिन करनी थी होती थी और ये नाम बड़े फैसिनेट करते थे। सही। तो इनके बारे में सोचना, इनकी ड्राइंग बनानी, इनको देखना, या फिर PTV पे कभी कभी एक प्रोग्राम लग जाते थे, उस वक्त तो एक ही चैनल होता था, वहीं से देखना। तो फिर वहाँ से एक शौक़ था कि यार मुझे भी दुनिया घूमनी है, पाकिस्तान की सैर करनी है। तो अभी तो पाकिस्तान आलमोस्ट काफ़ी किया मैंने कवर, मतलब फ्रॉम गवादर टू खुंजराब, बलूचिस्तान बस कुछ एरियाज़ रह गए हैं, बाकी तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाके किए हैं कवर। क्या बात है, ज़बरदस्त। हम ज़रा आपसे मुख्तलिफ जगहों के बारे में पूछेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारे साथ बाबर हमीद साहब, उमर भट्ट और वसाब साहब मौजूद हैं। किचन में कनीज़ फातिमा है जो इस वक्त कुछ फ्राई कर रही हैं, अभी उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चूँकि उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, आपने भी कहा कि अभी आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं ज़ाहिर है जो कि आम आवाम उस तरह से उससे फेमिलियर नहीं होती या जा नहीं सकती, कोई ऐसी बहुत खूबसूरत प्यारी जगह हो जो आपने इस अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर कवर भी किया हो। जी, हमारा एक ज़िला है GB में अस्तौर का। अस्तौर की 1-2 जगह हैं फेमस, जैसे रामा लेक है, या रिसेंटली वहाँ पे एक मिनी मर्ग रेनबो लेक हुई है डिस्कवर, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुकाम हैं। एक जगह है गुतम सर मेडोज उसको कहते हैं, ठीक है। उस जगह का नाम है अल्लाह वाली लेक, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे पहुँचना ही एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा था। बहुत खूबसूरत इलाके में से आप गुजर के जा रहे थे और आपको ये फील आ रही थी कि आप एक बहुत खूबसूरत जगह पे पहुँचेंगे। तो जहाँ पे मैं पहुँचा वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, मैंने उनसे पूछा इसको अल्लाह वाली झील क्यों कहते हैं। कहते हैं इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे बता दो, 3 घंटे में मज़ीद ऊपर जाऊँ। कहते नहीं आप ऊपर जाएँ। तो फिर ड्रोन भी था, मैंने आइडिया ले लिया ड्रोन से भी, और फिर खुद ऊपर जब गया मैं तो जो वहाँ पे जो वाटर चैनल्स है ना, उस मेडो के अंदर वो इस तरह से गुजरते हैं, आप ऊपर से जाके देखें ना तो वो अल्लाह लिखा हुआ होता है।
अच्छा, हाँ जी, वाह, तो वो माशाल्लाह। अल्लाह वाली झील है, क्या वो बहुत बात है। खूबसूरत जगह है, ज़बरदस्त। लोगों को उसका नहीं इतना आइडिया। या इवन के ख़ास तौर पे जो ताओबट है जहाँ पे कश्मीर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ से कुछ ट्रैक्स निकलते हैं स्तौर की तरफ, ओके, वो इलाके बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पे लाइफ अभी भी आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने की है। अच्छा, वहाँ पे सीमेंट नहीं पहुँचा, कंक्रीट नहीं है, ओके, वहाँ पे लकड़ी और पत्थर है, वाह, तो वो बहुत खूबसूरत गांव है ओके, जो मैंने अभी ओके। तक देखे हैं। अच्छा, अभी जो मकामी लोग हैं उमर, इनको भी तो बड़े मसाइल होते होंगे वहाँ पे, इनके चैलेंजेस भी होते होंगे कि टूरिस्ट आते हैं, उनका रवैया कुछ का अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता। हमारे लोकल्स बड़ी शिकायत भी करते हैं अक्सर। बिल्कुल, ये मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर किया था कैलाश में एक इंटरव्यू, एक कैलाशा का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसने सबसे ज़्यादा यही कंप्लेन की थी कि लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। लोग कैमरा लेके तो घुस जाते हैं हमारे घरों में, हम काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, किचन में इवन के आ जाते हैं कि हम लोग तो टूरिस्ट हैं और हम लोग इस वैली को एक्सप्लोर करने आए हैं, उनका कल्चर देखने आए हैं। लेकिन नॉर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल। हर एक की प्राइवेसी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की ज़्यादा है। तो उनकी एक शिकायत है कैलाशी ट्राइब की कि लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। और वैसे भी हम कोई इतने अच्छे टूरिज़म नहीं करते। हम जो एक नया पॉइंट एक्सप्लोर होता है, 2-3 साल बाद वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर और प्लास्टिक नज़र आना शुरू हो जाता है। सो अनफॉर्चुनेट। तो ये 1-2 रवैये हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको ठीक करने की। अब जैसे देखें, एक रत्ती गली झील है कश्मीर में, एक बड़ी फेमस झील है। मैं वहाँ पे कोई 15 साल पहले गया था, जब वहाँ पे सड़क भी नहीं थी। हम लोग 2 दिन लगा के पहुँचे थे, और हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो इतने बादल आए हुए थे कि मुझे पता ही नहीं था कि झील कहाँ पे है। अच्छा, हाँ जी, 2-3 दिन का ट्रैक किया, फिर वहाँ पे एक रात रुके, तो फिर वहाँ से वापस आए। लेकिन अब वो एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा, कचरा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो फिर जगह वैसे ज़्यादा ठीक थी जब वो एक्सप्लोर नहीं हुई थी। हाँ, ये ज्यादती है ना कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको ख़राब कर रहे जी, हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हमें करनी चाहिए। करनी इन चीज़ों को चाहिए। देख के दुख होता है, क्योंकि मैं रेगुलर जाता रहता हूँ इन जगहों पे। मैंने 10 साल पहले भी वो जगह देखी थी और मैं आज भी देख रहा हूँ, तो हमने बड़ा उसको डिके कर दिया। ये चीज़ एक गलत है। गलत है, ठीक हो गया। अच्छा बाबर साहब, आपने अपने डोनर्स का भी अभी जिक्र किया। माशाल्लाह इतना बड़ा एक सिस्टम है, एक सारी चीज़ को लेके चलना है। बहुत सारे डोनर्स आपके साथ एसोसिएटेड होंगे ऑलरेडी, और कुछ जैसे हमें देख भी रहे हैं, कुछ आपके साथ आपको विज़िट करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या, किस तरह का क्राइटेरिया है, कैसे डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर पे लोग एहतमाम करते हैं ज़कात और खैरात वगैरह का। इसमें यूँ है जी कि पहले तो हमारी वेबसाइट मौजूद है alkhidmat.org, उससे आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारा एक नंबर है जो टोल फ्री नंबर है 0800 444448। उस पर भी आप हमें फ़ोन करेंगे तो हमारे रज़ाकार जो हैं कलेक्शन सेंटर वाले, वो आप तक पहुंच जाएंगे। और या जिस तरह आप ऑनलाइन, हमारा तकरीबन तमाम बैंकों में हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। आप अपने उस बैंक की, अगर आप ऐप पे जाएंगे तो अक्सर बैंक की ऐप्स में, ख़ास तौर पर जो इस्लामिक बैंक्स हैं, उनमें आपको अलखिदमत फाउंडेशन का भी नज़र आएगा। वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या जिस तरह मैंने बताया कि alkhidmat.org, वहाँ जाएँ और वहाँ से आप हमें डायरेक्ट डोनेशन दे सकते हैं, तो उसकी रसीद बाकायदा पहुँचा दी जाती है। पिछले साल जो हमने अपने डोनर्स की मदद से काम किया, तकरीबन 23.5 अरब रुपए का हमने काम किया, और उससे तकरीबन आप ये देखें कि 2.25 करोड़ जो हैं अफराद मुस्तफ़ीद हुए। इसमें जो इस वक्त मेन हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि ये हमारा जो ऑर्फन केयर का प्रोग्राम है, उसके बाद इस वक्त हम जो ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, हम गज़ा का मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमें NDMNA की मावनत हासिल है, उनकी मदद के साथ हम यहाँ से एयर कार्गो भी हमने जहाज़ पूरे चार्टर करा के तकरीबन 22-23 अब तक हम भेज चुके हैं, बल्कि शायद अब 28 हो चुके हुए हैं। और उसके बाद हम इसके अलावा जो है बाई शिप भी जो है वो भी हम भेज रहे हैं। तो इसमें पूरी गवर्नमेंट की मावनत के साथ वहाँ हम ये 2-3 मुल्कों में, यानी मिस्र के ज़रिए वहाँ कोशिश कर रहे हैं सामान पहुँचे, उर्दन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो ये है कि कुछ फैमिलीज़ वहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, जो यानी मिस्र में आ गई हुई हैं, वहाँ से शिफ्ट होके उनकी वहाँ लोकल अंदाज से मदद करने की कोशिश करी जा रही है। तकरीबन 7 अरब रुपए का जो है हमारा जो सामान है, जिसमें मेडिसिन हैं और जिसमें फ़ूड आइटम्स हैं और जिसमें हाइजीन आइटम्स हैं और जो इस तरह की ज़रूरी अशिया हैं, वो हम पाकिस्तान से भी लेके भेज रहे हैं। और लोकल वहाँ की जो मार्केट है वहाँ से भी लेके हम गज़ा के मुसलमानों की जितनी भी हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ जो है हेल्थ का निज़ाम जो है 56 हमने पूरे पाकिस्तान में, हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिसमें हम कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं और कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिस पर थोड़ी सी यानी पर्ची फ़ीस से उसकी हम मदद कर रहे हैं। और हमारा इसमें कोशिश हम पहले ये करते हैं कि कोई अगर हॉस्पिटल अच्छे इलाके में हो
तो उसको हम सेल्फ सस्टेन कर सकें कि जो लोग तो हमें पे कर सकते हैं उनसे मुनासिब मुआवजा लिया जाए, सिर्फ सर्विसेज का मुआवजा लिया जाए, कोई उनसे इतने ज़्यादा पैसे ना लिए जाएँ कि उससे उनको भी यानी तंगी हो, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी फ्री ऑफ कास्ट या उनकी डिस्काउंटेड मदद की जा सके, जितना भी जो कोई डिज़र्व करता है। और इसमें हमारे पास कुछ 300 से ज़्यादा जो हैं एम्बुलेंसेज मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए हमारा एक यूनिक नंबर है 1023, इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी एम्बुलेंस भी मौजूद होती है। फिर हमने मैयत गाड़ियाँ भी बनाई हुई हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, और उसके अलावा हमारे जो हैं कलेक्शन सेंटर्स हैं हंड्रेड्स की तादाद में। फिर हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं। फिर हमने पिछले साल तकरीबन 1360 के करीब हमने फ्री मेडिकल कैंप, जो बड़े कैंप होते हैं, वो लगाए। तो आप ये अंदाज़ा करें कि 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने हमारी ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इनसे इस्तेफ़ादा हासिल किया। फिर एक हमारा वाश प्रोग्राम है, यानी ये वाटर सैनिटेशन एंड एजुकेशन जो होती है पानी के बारे में, ये इसमें तकरीबन इस वक्त हमारे इतने वाटर पम्प्स और सबमर्सिबल पम्प्स और उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं कि तकरीबन आप अंदाज़ा करें कि 69 लाख लोग रोज़ हमारे इन वाटर प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है कि जहाँ भी हम समझते हैं, जहाँ भी ये कोई साफ़ पानी इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बल्कि पानी भी बड़ा मसला बना हुआ है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ जिस तरह की भी फैसिलिटी की ज़रूरत हो, अगर कहीं कुएँ से ये काम हो सके कुआँ किया जाए, कि अगर हैंड पंप से हो सके। हैंड पंप भी जो पहले होते थे वो नहीं, ये स्पेशल हैंड पंप होते हैं जो डीप जिनकी खुदाई होती है और नीचे से पानी निकालते हैं, वहाँ उसको हो सके। अगर इस तरह का भी सारा हम काम कर रहे हैं। सही। फिर एक और बच्चों के लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमने यूँ किया हुआ है कि हमने 87 चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाए हुए हैं। उसमें जो बच्चे जो हैं वनरेबल हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जो कूड़ा चुनते हैं या फिर ये जो वर्कशॉप्स में बच्चे काम करते हैं, उनको 2 से 3 घंटे के लिए उनकी एक यानी उन मुतलका इलाकों में जो उनके हमने सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ बुलाया जाता है। उनको हाइजीनली यानी उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उनको साफ़ सुथरा करके यूनिफॉर्म पहना के, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 3 साल के अंदर वो 5वीं पास कर जाएँ। और हमने ये देखा कि इन बच्चों ने, क्योंकि ये बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं और इन्होंने सर्द गर्म देखा होता है, तो बड़ी जल्दी ये बच्चे पिक करते हैं और इनमें से बहुत से बच्चे जो हैं प्रोफेशनल अदारों में भी चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस अंदाज से काम कर रहे हैं। फिर हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम इस वक्त तक इस साल जो है हमने 1300 कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स किया हुआ। उसमें जो ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो अच्छे होते हैं और वो अपनी फीसें नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप लोग काम करें। इन द एंड उमर, आप मुझे अपना ज़रा चैनल का नाम बताएं ताकि हमारे देखने वाले जिन्होंने आपको देखा भी हुआ है, जो देखना चाहते हैं, वो कैसे आपको देख सकते हैं? मैं ग्रिप ऑन ट्रिप के नाम से काम कर रहा हूँ मेरे चैनल का। तो मैंने ये चैनल बनाया भी इसीलिए था कि मुझे जब खुद यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता था किसी प्रोग्राम को लेके, किसी जगह को, तो मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। सही है। तो मैंने ग्रिप ऑन ट्रिप इसी वजह से रखा है कि अगर कोई मेरा वीलॉग देखता है तो वो अपना ट्रैवल जो है वो खुद प्लान कर ले जी, अकॉर्डिंग फैमिली के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे फैमिली को जाना चाहिए नहीं, यहाँ पे हाइजीन कैसे हैं, यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं उसमें शेयर कर देता हूँ, आप फैमिली को लेके आएँ या ना लेके आएँ, तो इस तरह की आपको सारी दैट्स वेरी हेल्पफुल। क्योंकि नॉर्मली लोग जब ट्रिप प्लान करे हो तो उनको बड़े मसले होते हैं कि कहाँ पे जाएं, किस तरह से प्लान करें। तो अगर ग्रिप ऑन ट्रिप के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसको जी देखें। और मीनवाइल हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, गुलाब जामुन, बिरयानी, साथ हमारे और क्या है जी, मुझे कुछ और भी नज़र आ रहा है, टर्मरिक सोडा। ओके, और इसकी रेसिपी क्विकली बता दें कनीज़। टर्मरिक सोडा की रेसिपी ये कि आपने इमली, आलू बुखारा और चीनी और काला नमक को पकने के लिए रख देना है। उसको 2 से 3 बॉयल आएंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद वो उसका एक पल्प बन जाएगा। पल्प करने के बाद आपने उसको स्टेन कर लेना है। जो उसके अंदर वो जितने भी उसकी गुठलियाँ वगैरह होंगी वो आपने साइड पर कर देनी है और उसके अंदर आपने 7 अप ऐड कर देनी है। और साथ ही साथ हमने सबरोसो के समोसे और कचौरी फ्राई की है, और जो कि इफ्तार इसके बिना इनकम्प्लीट है कचौरी समोसे के। तो जो सबरोसो की जो ये कचौरी और समोसा है, दिस इज़ सो क्रिस्पी एंड सो टेंडर। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच कनीज़, बहुत शुक्रिया। उमर आपका भी, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम वसाफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग करें। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कि सोहने नुवाए नी
जे तेरा गुज़र होवे आखी सोहणे नू वाए नी, जे तेरा गुज़र होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आका दी नज़र होवे दम दम नाल जिक्र करा, मैं तेरियां शानां दा दम दम नाल जिक्र करा, मैं तेरियां शानां दा मैं तेरियां शानां दा, तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे, ओ कैसिया घड़िया सन मेहमान सा सोने दे, ओ कैसिया घड़िया सन मेहमान सा सोने दे, मेहमान सा सोने